नमस्कार, मैं हूं पुनीत मल्होत्रा और आप सब देख रहे हैं चंबा हलचल। इस वक्त मेरे साथ हैं हर्ष महाजन जी, जो आज जो है वो चंबा आए हुए हैं। भाजपा की जो कैंडिडेट है नीलम नैयर जी, उनका नॉमिनेशन है। उनके साथ जो है वो उनका साथ देने और उनके समर्थन में आज जो है प्रचार प्रसार करने आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका चंबा में स्वागत है। आज जो है आप जो नीलम नैयर जी के समर्थन में चंबा आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो चंबा की जो सीट है वो क्या किस उस पे है? क्योंकि पहले इंदिरा कपूर थे, टिकट बदल दी गई, अब नीलम नैयर जी के बाद है, तो क्या स्थिति देखते हैं इस चुनाव में? ऐसा लग रहा है कि नीलम नैयर जी एक तगड़े कैंडिडेट है और उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। वो एक एक्सपीरियंस्ड लेडी हैं। वो कई सालों से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमेटी चंबा के प्रधान है और इस फैमिली का प्रभाव भी है। और संगठन जो है बीजेपी का बहुत मजबूत है चंबा में। संगठन और इनका तालमेल अच्छा रहेगा तो ये अवश्य सीट निकलेगी, अवश्य। और मैं खुद प्रचार करने यहाँ 5-7 दिन जितने भी बोलेंगे करने आऊँगा। आज जैसे कि आपने चंबा में जो चुनाव लड़े हैं, 3 बार आप विधायक भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, तो अब आप बीजेपी में आ गए हैं, तो अब क्या आप देखते हैं कि आप किस तरह से जो है चंबा के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो है प्रचार प्रसार करेंगे और किस तरह से आप चाहेंगे कि वो उनको सभी जो प्रत्याशी को जीत प्राप्त हो सके? देखो, पास में जो डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ DS ठाकुर ने बहुत गेन किया है। एक साधारण परिवार से, अच्छे परिवार से, मेहनत का आदमी है और उन्होंने जिस तरह से अपना प्रचार और जो अपना कार्यशैली है उसको बढ़ाया है, तो पिछली दफ़ा भी आशा कुमार जी 300-400 वोट से जीते थे। तो मेरे ख्याल इस बारी तो आशा जी हार जाएंगे, DS ठाकुर विजय रहेगा। और मैंने देखा है DS ठाकुर बहुत ही अच्छे स्वभाव का आदमी। तो भरमौर की सीट की बात की जाए, कांग्रेस की तरफ से ठाकुर सिंह भरमौर जी को टिकट दी गई है और दूसरी तरफ भाजपा से डॉक्टर जनक को दी गई है, तो क्या आपको लगता है कि ठाकुर सिंह भरमौरी जो हैं वो उनके मुकाबले में जो है वो ठीक? देखिए, अभी समय है। जो ललित ठाकुर जी हैं, सुरजीत भरमौरी जी हैं या और कोई लोग हैं, इन पे डिपेंड करेगा कि वो किस साइड जाते हैं। इंडिपेंडेंट खड़े होंगे कि अदरवाइज खड़े होंगे, तो इसमें समीकरण बहुत है। तो अगर वो इन जो कांग्रेस के रिबेल हैं, अगर उनमें से कोई खड़ा हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस को जीतना। क्योंकि GL लाल जी की तरफ से भी ये बयान आ रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट खड़े होंगे। शायद वो तो संगठन के आदमी है। हाँ जी। और संगठन जो है बीजेपी का बहुत मजबूत है। तो सर, स्यूता के बारे में क्या कहेंगे? देखो, स्यूता में तो एक तो जिरयाल जी बड़े पॉपुलर हैं और कुलदीप पठानिया जी थोड़े हवा में रहते हैं और थोड़े उनका स्वभाव भी थोड़ा अलग ही किस्म का है। मेरे दोस्त हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिरयाल जी का जो अपनी कम्युनिटी में भी अदरवाइज भी, और वहाँ जो असली ठाकुर निर्मल सिंह हैं, इंडिपेंडेंट खड़े हैं, वो अवश्य जो वोट काटेंगे कुलदीप सिंह पठानी का ही काटेंगे। दोनों राजपूत हैं और दोनों तगड़ी फाइट दे रहे हैं। कुलदीप सिंह पठानी जी तो दो दफ़ा तो हार गए, और जब जीते भी थे 2007 में तो ट्रायंगुलर फाइट हो गई थी, क्योंकि बीजेपी के 2 खड़े हो गए थे। जी जी। स्ट्रेट फाइट में ये मेरे ख्याल कुलदीप जी के लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं बात करता हूँ चुरा क्षेत्र की, तो चुरा क्षेत्र में भी जैसे हंसराज जी को टिकट मिला है, दूसरी तरफ
यशवंत खन्ना जी को टिकट मिला हुआ है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के ही जो है सुरेंद्र भारद्वाज जी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंट। उसका क्या आप प्रभाव देखते हैं इलेक्शनों में, किस तरह से उस चीज को आप देखो, सुरेंद्र भारद्वाज और प्रकाश बटानी से बहुत बेइंसाफी हुई, बहुत बेइंसाफी हुई। कांग्रेस ने जो बेइंसाफी की, और सुरेंद्र भारद्वाज जी का तो मैंने वीडियो देखा। अब वो पार्टी से तो अब वो छोड़, उनकी उठ चुके हैं, वो पार्टी से उनका नज़रअंदाज जो हुआ, तो वो भी, और प्रकाश बटानी भी, जो अगर ये बटानी जी का भी चुनाव क्षेत्र में काफ़ी है, तो मेरे ख्याल है इनका जैसे ये एंटी चलेंगे। और खन्ना जी तो अभी नए नए आए हैं, अभी तो वहाँ मैं समझता हूँ, और हंसराज जी तो वैसे ही थोड़े डायनिमिक है जी। तो मेरे को लगता है कि इस बारे में जो समीकरण है हंसराज जी की फेवर में। जी सर, कुछ सवाल पीछे मीडिया में आ रहे थे, आशा कुमारी जी ने आपके लिए कहे थे कि आपने भाजपा इस करके ज्वाइन की क्योंकि ईडी के डर से, भाजपा ने ईडी जो है शायद उसके डर से आपको अपने पास मतलब लाने का प्रयास किया है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना ही मेरे पे कोई केस है, ना ही कोई मैंने कोई दान दौलत बनाई है, ना मेरे पास जो खाने पीने के लिए दाने हैं वही है, अपना कमाता हूँ खाता हूँ, है ना। और एक प्याला चाय का भी नहीं मैंने कभी किसी से पिया हो कि जिसने जितने हजारों लोगों का मैंने रोजगार दिया। चंबा में 11,000 लोग का रोजगार दिया मैंने डिस्ट्रिक्ट में, और पूरे जब पूरे हिमाचल प्रदेश में रोजगार की भार अगर कोई लाया तो मैं ही लाया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आशा कुमारी जी का अपना ही बुरा हाल है। कोर्ट से वो सेंटेंस हो चुकी हैं, कोर्ट से वो कन्विक्ट हो चुकी हैं, और स्टे लियो हाई कोर्ट से कभी भी उठ सकता है। तो जो मैं तो बेदाग आदमी हूँ, और उनका अपना काम जो है कांग्रेस में रहे तो पंजाब में जो अखबारों में आया वो आपके सामने है कि कुर्सी क्यों गई, क्योंकि पंजाब में हेरा फेरी की, है ना, कांग्रेस के टाइम पे, और यहाँ से सेंटेंस हो गई हैं। अब इवन राजा प्रेम सिंह जी ने उन पे केस किया हुआ है। तो पता नहीं है, कोई चिट्ठी चुट्टी लिखते थे राजा साहब वीरभद्र जी को, तब मैंने देखा है। पर लेकिन मैं समझता हूँ जब पाप का घड़ा भर जाए ना तो फिर घड़ा फट जाएगा। तो इस बार ही मेरे ख्याल आशा कुमारी जी का राजवाड़ा शाही जो उन्होंने बनी डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी में फैलाई है, वो इस बार ही पता लग जाएगा उनको, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, इन विधानसभा चुनावों में जो है वो कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर बात कर रही है। कुछ नीतियां ऐसी रही हैं जो केंद्र सरकार ने, जैसे अग्निवीर योजना चला दी है, महंगाई का एक मुद्दा है, और कई जगह तो भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। तो उस चीज को लेकर, जैसे महंगाई मुद्दा है, आम लोगों के बीच में बोल रहे महंगाई है, उस मुद्दे पर वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखो, इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि कोरोना काल इस वक्त आया और 2-3 साल हमारा सारा काम ठप हो गया, पूरा हमारा नहीं, पूरी दुनिया का, वर्ल्ड में। और उससे क्या हुआ कि थोड़ी बेरोजगारी बढ़ गई और महंगाई भी बढ़ गई। जब कोरोना काल आया तो ये पूरी दुनिया में, जैसे मैंने कहा कि इसका फर्क पड़ा। और इन्फ्लेशन रेट जो है ना, हमारा तो छोड़ो, इन्फ्लेशन रेट जो डेवलप्ड कंट्री है ना, अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ भी 15% हो गया। हमारा तो सारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7% है। और इसकी कोरोना काल जिस तरह से मोदी जी ने डील किया और खासकर जयराम जी ने डील किया, ये वाकई सराहना की बात है। आज इतना बड़ा देश हिंदुस्तान जैसा, इसमें ऐसी स्थिति होगी कि अब कोरोना काल का कोई नाम निशान नहीं है, और मुफ्त टीके लगे, मुफ्त सब कुछ दवाइयाँ हुई, मुफ्त हॉस्पिटल के खर्चे हुए। पर लेकिन ये कोरोना काल ने बिजनेस और छोटे मोटे जो नौकरी पेशे वाले लोग थे उसको इफेक्ट डाला।
जी। पूरे हमारे ही नहीं डाला देश में, पूरे दुनिया में डाला। तो इससे जो इन्फ्लेशन रेट है हमको वो ऊपर पूरी दुनिया में गया, पर हिंदुस्तान से डबल गया। पर इसी तरह जो हमारे अब कर्मचारी हैं, देखो उनको 6th पे कमीशन मिल गया है ना, हिमाचल भी मिला, वो भी जयराम ने दिया, जयराम जी ने दिया। तो 6th पे कमीशन का बहुत बड़ा तोहफा है कर्मचारी को। दिहाड़ी अब डबल होगी, डबल है, और आम दिहाड़ी भी डबल है। अब तो 600 से नीचे तो कोई मजदूर काम ही नहीं करता। तो मेरे ख्याल ये बैलेंस, इसको टाइम लगेगा बैलेंस होते हुए। अब नौकरियों के भी दोबारा से रिक्रूटमेंट शुरू हो रही है, दोबारा से जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी उठ रहा है। तो इस सारी चीज को एक कोरोना काल से लिंक थी। तो कोरोना काल के बाद अब जो इनकम है लोगों की और जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम होगा, इनकम बढ़ेगी। तो मैं मानता हूँ। फिर एक मामला है ओपीएस का। जी, मैं इसी बारे पूछना था। तो ओपीएस का मामला मैं आपको बताऊं कि ओपीएस कांग्रेस सरकार ने खत्म किया 2003 में, है ना। ओल्ड पेंशन स्कीम एक खत्म तो हमने ही किया, फिर वो ऐसे चलता रहा। तब कोई सी थोड़ी बहुत मूवमेंट थी। फिर जब ये हमारे जब दोबारा राज साहब बने सीएम 2012 से 18 तक, तब भी ये मूवमेंट थोड़ी चली। फिर 18 में जब हमने मैनिफेस्टो बनाया कांग्रेस ने, उसमें ओपीएस का मुद्दा डाला हमने नंबर 1 पॉइंट। और उस टाइम एम्प्लॉइज भी फेवर में थे कि हम कांग्रेस को ही वापस लाए, पर लेकिन वो फेल हो गया, मुद्दा ही फेल हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ, जब कांग्रेस में मैं था तो मैं कांग्रेस में पूछता था ओल्ड पेंशन स्कीम का आपने अनाउंस तो कर दिया, तो ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आप थोड़ा, क्योंकि आप जैसे पत्रकार हमारे से पूछते थे कि इसके तथ्य क्या है। जब तथ्य की बात आती थी तो ये हमारे कांग्रेसी, इनको तो पता ही नहीं था। मेरे को तो फिर भी पता था थोड़ा बहुत, इनको पता ही नहीं था। ओ यार एक दफा बोल देंगे, अनाउंस कर देंगे, फिर देखेंगे सरकार बनेगी तो फिर कुछ करेंगे, या नहीं करेंगे, नहीं हो सकता तो नहीं करेंगे। तो बगैर सेंटर की हेल्प से हिमाचल में ओपीएस नहीं चल सकती, ये मानने की बात है। और बोर्ड कॉर्पोरेशंस और इसमें तो ओपीएस का कुछ और ही सिस्टम है ना। तो इसको कांग्रेस ने तो ठगनी राजनीति की। जब मैंने पूछा भी आप 1500 रुपया कैसे एक महिला को दोगे, ये तो 22 लाख से ऊपर महिलाएं हैं इस एज ग्रुप में 18 से 60 तक, तो इसमें तो 4000 करोड़ लगेगा। तो फिर उन्होंने कहा ये कि 4000 करोड़ एक छोटी जैसी हिमाचल जैसी स्टेट कहाँ देगी, कि इसको हम कर देंगे बीपीएल में कर देंगे, कर देंगे वैसे वैसे। मतलब कांग्रेस के पास कोई भी तथ्य नहीं है, इनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे, हम 10 दिन बाद इंप्लीमेंट कर देंगे। अरे वे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो रहा ठीक तरह से, ये क्या मतलब है। तो आप उनका तो अपने साधन है, उनकी माइनिंग है, इंडस्ट्री है, और बहुत बड़े बड़े साधन है। हमारे तो कुछ भी नहीं है साधन। हिमाचल तो टोटली डिपेंडेंट ऑन सेंटर। यहाँ अगर ओपीएस मिलेगा तो डबल इंजन की सरकार ही सही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये समझ लेना चाहिए हमारे एम्प्लॉइज भाइयों को। मेरी तो एम्प्लॉइज से बहुत अच्छी है और मेरा मानते भी हैं। मैं तो खुद MBA हूँ, BCom ऑनर्स हूँ। मेरे को पता है कि इसके इकोनॉमिक्स कैसे वर्कआउट होंगे। इकोनॉमिक्स तभी वर्कआउट होंगे जब बीजेपी की सरकार सेंटर में और हिमाचल में होगी और इसका मुद्दा सॉल्व होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि मुद्दा सॉल्व हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सर, जैसे कि आप सरकार आई या आप पार्टी ने जो मुफ्त जो स्कीमें चलाई हैं कि बिजली फ्री, महिलाओं को पैसा, और अभी हाल ही में पंजाब में जैसे इन्होंने शराब के ठेके जो थे वो बहुत सारे खोल दिए, दिल्ली में भी, और उसकी भी इंक्वायरियाँ भी चल रही हैं। और इस जो मुफ्त का जो ये चला रहे हैं कि मुफ्त जनता को लुभाने के लिए, उस चीज़ को लेकर आप क्या सोच रहे हैं कि क्या जनता इस प्रलोभन में आएगी? हिमाचल में भी तो इस बार उन्होंने अपने 68 कैंडिडेट दे दिए हैं, तो किस तरह से उस चीज़ को आप देखते हैं? देखिए, पहले तो ये सारी चीज़
जो शराब की बात कर रहे हैं और ये करप्शन लिंक है, ये पार्टी को मिल जाता है धंधा बनाने का चक्कर कि पार्टी फंड के नाम पे, कोई अपने फंड के नाम पे ये सारे करते हैं। हमारी सरकार में भी हुआ ऐसा, जो शराब का बिजनेस है। अभी आप वालों का भी पकड़ा गया दिल्ली में, और ये इधर उन्होंने इमीडिएट कैंसिल करना पड़ा कि सबसे बड़ी करप्शन शराब के धंधे में, सबसे ज्यादा डिमांड भी शराब की होती है। और जहाँ तक देखो, हमारा देश गरीब देश है ना, वो तो पहला मुद्दा हो गया कि भी करप्शन लिंक है। दूसरा मुद्दा, हमारा देश है गरीब, यहाँ बहुत बीपीएल की फैमिलीज जो है उनको हमको सपोर्ट करना पड़ता है। तो सपोर्ट आप अगर ठीक ढंग से चुने, ठीक ढंग से आप इसको स्कीमें इम्प्लीमेंट करें और इनको करप्शन फ्री करें, तो ये तो सोशलिस्ट कंट्री को करना ही पड़ेगा कि चाहे बिजली का है, चाहे पानी का है। अभी देखो, जयराम की सरकार ने बिजली पानी को ऑलमोस्ट भी कुछ यूनिट्स तक तो फ्री कर ही दिया, बिल ही नहीं आ रहे अब, है ना। तो ये तो बहुत बड़ा स्टेप लिया। तो जो एक सीमा है वो इसमें देखनी पड़ती है कि सीमा के आधार से ही काम हो। और मैं समझता हूँ कि अगर इसको ठीक तरह इम्प्लीमेंट करे, देखो मोदी जी का एक बात है कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन की, जीरो टॉलरेंस। और कांग्रेस की सरकार में तो पता नहीं हजारों स्कैम निकल गए, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। अभी तक कांग्रेसी जो है वो 5 स्टार कल्चर से बाहर नहीं आए। हमारा तो कोई औहदेदार आता दिल्ली से, इवन सेक्रेटरी तक आता है 5 स्टार होटल, है ना, न मिलते हैं न जुलते हैं, और फिर नीलामी करती है हर चीज की। तो इस मैंने देखा ना, फिल्टर नीचे तक फिल्टर होते टाइम लगेगा, नीचे तक लोगों को पता होते लगने टाइम लगेगा। अब हमारा कांग्रेस का ग्राफ बहुत नीचे आ सका है, ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो चुकी है। ऑर्गेनाइजेशन की कोई नाम की कोई चीज नहीं रही, संगठन नाम की। जितने संगठन में है वो सारे ऑफिस बेरर है, नीचे कोई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत संगठन बना लिया पूरे देश में। ऐसे थोड़ा पूरे देश को रूल कर रहे हैं। मोदी जी के ऊपर लग सकता है कोई करप्शन का चार्ज? क्या अमित शाह जी पे लग सकता है कोई करप्शन का चार्ज? क्या नड्डा जी पे लग सकता है कोई करप्शन का चार्ज? ये तो इन्होंने आगे जो पकड़े हैं ना, ये तो वो पकड़े हैं जो पकड़े जाने चाहिए थे, जिन्होंने हजारों करोड़ों रुपया भारतवर्ष का लूट लिया। तो इसलिए ये सारी गड़बड़ जो हुई, ये कोरोना काल से हमारी गड़बड़ हुई जो हुई। और मैं समझता हूँ कि आप पक्का ये लेके चलिए कि 2024 में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और हिमाचल में सरकार बनेगी इस बारी भारतीय जनता पार्टी की। मुझे मालूम है, मेरे पे विश्वास करो, आप देख लेना इसका नतीजा। सर, जैसे आप सरकार बनने की बात करते हैं, तो जैसे अभी टिकट आवंटन हुआ, टिकट आवंटन में जो है कई जो भाजपा के नेता थे उनकी टिकट कटी, और उससे जो है वो इंडिपेंडेंट खड़े होने की बात करते हैं। जो उनके समर्थक हैं वो भी जो भाजपा से अलग रह रहे हैं। चंबा में भी ये केस हुआ, फिर आप बाकी जगह देख लो, कांगड़ा मोड़ा साइड, उसमें आप क्या देखते हैं कि क्या भाजपा को उस चीज का नुकसान होगा या फायदा होगा? सबसे बड़ी बात यह है, जो टिकट ज्यादा कटे हैं वो कटे हैं कांग्रेस में, है ना। और कांग्रेस में संगठन मजबूत नहीं है, वो खड़े होंगे इंडिपेंडेंट, उनके साथ बेइंसाफी हुई है, वो खड़े होंगे इंडिपेंडेंट। यहाँ संगठन मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट ही लाएगा वही संगठन का वोट उसी को बढ़ेगा। ये बड़ा डिफरेंस है कांग्रेस में और बीजेपी में। वहां कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मोदी जी ने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि पन्ना प्रमुख तक इनके बेस जो है बन चुकी है। सर, अभी इस विधानसभा चुनावों में जैसे आपका कैंडिडेट है नीलम नैयर जी हैं, और चंबा के विकास के लिए जो नए गेम प्लान, क्योंकि अब आप भी बीजेपी में आ चुके हैं और आपको चंबा के बारे में ज्यादा अधिक पता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है चंबा डिस्ट्रिक्ट की, तो उसको लेकर आप सर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से जो है आगामी टाइम में जो है विकास हो चंबा का? मैंने हमेशा
अपनी जन्मभूमि का एक प्लान बनाया। अब वो ऐसे कि जब राजा वीरभद्र सिंह की सरकार थी तो बीजेपी के एमएलए थे। अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी में, ये मेरा कर्तव्य है कि उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना और रोजगार अपने बच्चों को देना और लोगों की सेवा करना। गरीब आदमी जो बीमार है, जो दुखियारी है, जो गरीब लोग हैं, उनकी सेवा करना। मेरे पास कोई पार्टीबाजी नहीं चलती, मैं सबकी करता हूँ। मैं ये यकीन है कि सेंटर में बीजेपी की सरकार होगी, यहाँ सरकार होगी, तो मैं उस चीज़ को और बढ़ावा दे सकता हूँ, मैं उस चीज़ को और इकट्ठे कर सकता हूँ और अपने नौजवानों के लिए काम कर सकता हूँ और चंबा के लिए काम कर सकता हूँ। चंबा में जो ही कमी पेशी है, मेरी ऊपर वाले की दया से मेरी में इतनी क्षमता है, इतनी वो एक जो इतनी पहुंच भी है अब कि नड्डा जी भी हैं और संगठन जयराम जी भी हैं। वो मेरे को पूरा यकीन है कि वो हमारे डेवलपमेंट के लिए कोई मना नहीं करे। सर, सबसे पहले तो चंबा में एक सबसे बड़ा फैक्टर ये रहता है कि हमेशा आप देखते ही होंगे न्यूज़पेपरों के माध्यम से हेल्थ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, जो आपका जो चंबा से जो डिस्टेंस है बाकी जगहों को काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि उस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए और फैसिलिटीज़ कैसे बढ़ाई जाए, उस पर काम करना थोड़ा सा ज़रूरी है सर। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है सर कि आप जो है इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं इन फ्यूचर की, कैसे क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं तो बहुत लड़ लिए इलेक्शन, लड़ा भी लिए, और इतनी सूझबूझ रखता हूँ कि मैं बगैर इलेक्शन के भी चंबा वासियों का काम कर सकूंगा। मैंने आगे भी किया। राज साहब अभी सीएम थे तो मैं एक चेयरमैन ही था, तो मैंने तब भी हजारों बच्चों को नौकरी दिलाई, है ना। अब एमएलए का काम है कि वो डेवलपमेंट के काम करे। मैं इतना उसको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो डेवलपमेंट के आपके काम होंगे, जो प्लान बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने में मेरा 100% योगदान होगा। 100% मेरी निष्ठा से मेरा टाइम जो है उसके लिए होगा। और जो आप मेडिकल फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, ये देखो, ये मैंने ही गुलाम नबी आज़ाद से ये करवाया था मेडिकल कॉलेज, मैंने ही आईटीआई बनाई, मैंने ही पॉलिटेक्निक बनाया, मैंने ही कॉलेज की बिल्डिंगें बनाई, मैंने मतलब अपने मार्केटें तब की बनी हुई हैं, वहाँ मार्केटें तब की बनी हुई हैं दूसरी जगह पे। और यहाँ जगह जगह जो चाहे वो बिजली के प्रोजेक्ट थे, चाहे वो पानी के प्रोजेक्ट थे, ये सब हमने उस टाइम फ्यूचर का सोचा था। तो फ्यूचर के लिए हमारे को सड़कों का नेटवर्क जो है बहुत अच्छा करना पड़ेगा। नेशनल हाईवे डिक्लेयर जो हुआ है उसको इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा ताकि डिस्टेंस में थोड़ा हमारे को कमी मिले। और अवश्य जो सुविधा इस बैकवर्ड एरिया के लिए हमको डिस्ट्रिक्ट चंबा में लानी पड़ेगी। ये थे हर्ष महाजन जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।